नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ ग्लासगो में उन्नतिशील द्वीप देशों के बुनियादी ढांचे के लिए नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में प्रगति की तरह ही जलवायु संबंधी उपायों के लिए धन की व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की कल अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 106 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.21% हुई। ऑस्ट्रेलिया ने वहां आने वाले यात्रियों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के लिए 13 राज्यों में हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। धनतेरस के साथ दीपावली का त्यौहार शुरू। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। केरल में शबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर चिथिरा अट्टा तिरुनल पर्व के लिए फिर से खोला गया और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से और पाकिस्तान का सामना नामीबिया से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा नदी का डॉल्फिन। ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली में पाया जाता है। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का सही जवाब मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं कासरगोड, केरल के वोरकडी गांव के धनुष। मेरा नाम धनुष है। मैं कासरगोड केरल से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। अमृत महोत्सव विजय का विजेता बनने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ और स्टूडेंट होने की वजह से मैं आकाशवाणी समाचार सुनना नहीं भूलता। केरल देश का स्वतंत्र आंदोलन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है और मैं पूरे केरल की ओर से देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला समाज सुधारक का नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला समाज सुधारक का नाम बताएं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं
अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वर्ष 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी की जाएगी। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए 5 मंत्रों का जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने उन देशों पर दबाव बनाने की जरूरत बताई जो जलवायु वित्त की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को जितनी जल्दी संभव हो सके $10 खरब का जलवायु वित्त सुनिश्चित करना होगा। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वही नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बढ़े। शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे स्वच्छ टेक्नोलॉजी और नवाचार विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर द्वीप राष्ट्रों के लिए एक नई पहल की शुरूआत की।
इसके तहत आपदा का सामना करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इजरायल, नेपाल और अन्य राष्ट्रों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 79 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। ये सभी प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत मंजूर किए गए हैं। इनमें भारत में डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। G20 और COP26 सम्मेलनों से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 106 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,423 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.21% है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 113 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कोविड टीके कोवैक्सिन को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सिन लगा चुके लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने की अनुमति दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंजूरी के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का आभार व्यक्त किया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ ग्लासगो में उन्नतिशील द्वीप देशों के बुनियादी ढांचे के लिए नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में प्रगति की तरह ही जलवायु संबंधी उपायों के लिए धन की व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की कल अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 106 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.21% हुई। ऑस्ट्रेलिया ने वहां पहुंचने वाले यात्रियों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के लिए 13 राज्यों में हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। धनतेरस के साथ दीपावली का त्योहार शुरू। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। केरल में शबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर चिथिरा अट्टाती रूनल पर्व के लिए फिर से खोला गया और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से और पाकिस्तान का सामना नामीबिया से होगा। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के उपचुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। ये सीटें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में हैं। इनके लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी यूपीपीएल सभी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ई राजेंद्रन हुजूराबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टीआरएस के जी श्रीनिवास से 5,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जिंदगी में बड़े अंतर से आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हांगल सीट से कम अंतर से आगे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवार जितेश अंतपुरकर 17वें दौर की मतगणना के बाद देगलूर बिलोली विधानसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुभाष साबने दूसरे स्थान पर हैं। पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार चारों सीटों पर आगे चल रहे हैं। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए की विभिन्न संपत्तियों को महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। बेनामी अधिनियम के तहत आयकर विभाग इन संपत्तियों को जब्त कर रहा है। हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में एक सहकारी चीनी कारखाना और नरीमन प्वाइंट पर एक टावर शामिल है। धनतेरस का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दीपावली से संबद्ध त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है, जो इस महीने की 6 तारीख को भैया दूज के साथ संपन्न होगी। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। ये दिन धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने और आयुर्वेदिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय है पोषण के लिए आयुर्वेद। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इस क्रम में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के साथ मिलकर नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से दीपावली पर नारी से खरीदारी करने और स्थानीय महिला विक्रेताओं और उद्यमियों को सहयोग तथा मदद देने के लिए कहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आयुष संबंधी उत्पादों का बाजार $18 अरब को पार कर गया है। राजस्थान में जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद दिवस के बारे में आज एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए पिछले 7 साल के अंदर केंद्रीय सरकार की तरफ से मजबूत कदम उठाया गया। इसकी वजह से आज आयुष ने अपना पहचान दुनिया में बनाने में सफल रहे और अब हमारे आयुष जो इंडस्ट्री का अभी $18 बिलियन तक पहुंच गया और पिछले 14 to 21 इनमें हर साल 17% बढ़ती रहे। इसका मतलब साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे महत्व दिया और मजबूत कदम उठाया, इसके लिए बजट प्रोविजन किया और हमें आगे बढ़ने के लिए साहस दिया। इसके वजह से आज आयुष जाग उठा है। सिर्फ देश के अंदर नहीं, विदेश में भी आयुष ने अपना पहचान आयुर्वेद ने बनाने में सफल रहे। केरल के पथनमथिट्टा जिले में चितिरा अट्टातिरुनल पर्व के उपलक्ष्य में शबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर आज फिर से खोल दिया गया है। वर्चुअल बुकिंग के माध्यम से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। 15 नवंबर से आरंभ होने वाली तीर्थयात्रा मंडलम मकरविलक्कू को देखते हुए मंदिर 2 महीने तक खुला रहेगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में अबुधाबी में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। ये मैच दिन में 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं आज का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और नामीबिया के बीच होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से अबुधाबी में ही खेला जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी उमाबाई कुंडापुर के विषय में बात करेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संघर्ष की एक झलक। 2 नवंबर 1929 महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में लॉर्ड इरविन की घोषणा के जवाब में दिल्ली स्टेटमेंट जारी किया था, जिसे इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को पेश किया था। इसी दौरान साइमन कमीशन भारत के दौरे पर था और हर जगह उसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन! भारत माता की! जहां पूरे देश में भारतीयों ने सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, वहीं लंदन में भी भारतीयों को रियायतें देने का विरोध हुआ और संसद में इस पर बहस हुई। इरविन की घोषणा ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य में भारतीयों के विश्वास को बहाल करने का प्रयास था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किया। गांधी जी ने बीच का रास्ता खोजने के प्रयास में दिल्ली वक्तव्य जारी किया। इसके मुख्य बिंदु देश में शांत माहौल को प्रेरित करने, राजनीतिक कैदियों को आम माफी देने और प्रगतिशील राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए सामान्य सुलह की नीति को अपनाने पर केंद्रित थे। बयान में ये भी रेखांकित किया गया कि देश की सरकार में अधिक उदार भावना का संचार किया जाना चाहिए। हालांकि जब गांधी जी 23 नवंबर 1929 को इरविन से मिले तो उन्होंने दिल्ली स्टेटमेंट में दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। आज प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सुधारक और विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के प्रखर प्रचारक महेंद्र लाल सरकार की जयंती है। उनका जन्म 2 नवंबर 1833 को बंगाल में हावड़ा जिले के पैकपारा गांव में हुआ था। वो भारत के पहले राष्ट्रीय विज्ञान संघ के संस्थापक थे, जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए। महेंद्र लाल सरकार ने यूरोपीय चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई की थी। बाद में जब उन्हें लगा कि पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का महंगा इलाज भारतीय नहीं करा सकते थे, तो होम्योपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में जुट गए। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल शाखा की एक बैठक में उन्होंने होम्योपैथी को उस समय की पश्चिमी चिकित्सा से बेहतर घोषित किया, जिसके लिए उनका ब्रिटिश डॉक्टरों ने बहिष्कार किया। हालांकि वो भारत में एक प्रमुख होम्योपैथिक चिकित्सक बन गए और अपने करियर के दौरान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तपस्वी योगी रामकृष्ण और त्रिपुरा के महाराजा सहित उन दिनों के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों का उपचार किया। महेंद्र लाल सरकार एक मानवतावादी थे, जो मानते थे कि विज्ञान मानव की समृद्धि को बढ़ा सकता है और भारतीयों की गरीबी तथा अज्ञानता को दूर करने के लिए आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देना जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1876 में द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना की। एसोसिएशन ने जनता के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए नियमित व्याख्यान आयोजित किए। सरकार ने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। उन्होंने IACS में शाम के व्याख्यान में
स्वतंत्रता सेनानी सरला देवी चौधरानी की उपस्थिति की व्यवस्था की ताकि वो भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 23 फरवरी 1904 को महेंद्रलाल सरकार का निधन हो गया, लेकिन विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को लोकप्रिय बनाने की उनकी विरासत ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हम भारत के इस महान सपूत और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, जबकि मुंबई में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा के आसार हैं और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। शिलंग और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड में भगवान शिव के मंदिर केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वे केदारनाथ धाम में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि गंगा नदी मां के रूप में सम्मानित है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का अस्तित्व नदियों पर निर्भर करता है। उन्होंने ये बात गंगा उत्सव 2021 के दूसरे दिन आयोजित एक कार्यक्रम में कही। नदियों का नाम मां के ऊपर है। नदी ठीक तरीके से रखना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। नदी नहीं है, समाज नहीं है, भारत नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है। भारत का जितने भी अलग अलग कार्यक्रम है नदी के साथ ही जोड़ते हैं। हर विषय पर, खेती का हो, हर विषय पर नदी से अलग आप नहीं कर सकते हैं। नदी के साथ सभी लोगों का जिंदगी जुड़ा है, इसीलिए नदियों के बारे में अगर जागरूक होकर काम करते हैं वो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत उपयुक्त होते हैं। भारतीय रेलवे सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत केवड़िया रेलवे स्टेशन पर स्मारक विक्रय केंद्र के साथ एक कला दीर्घा विकसित करेगा। इस कला दीर्घा में गुजरात और भारत से विभिन्न कलाएं और शिल्प वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। पत्रकारों के प्रति अपराधों की रोकथाम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अनेक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में हर वर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के प्रति अपराधों पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन ले। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला समाज सुधारक का नाम बताएं। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ ग्लासगो में उन्नतिशील द्वीप देशों के बुनियादी ढांचे के लिए नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में प्रगति की तरह ही जलवायु संबंधी उपायों के लिए धन की व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की कल अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 106 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। ऑस्ट्रेलिया ने वहां आने वाले यात्रियों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के लिए 13 राज्यों में हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी। धनतेरस के साथ दीपावली का त्यौहार शुरू। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से और पाकिस्तान का सामना नामीबिया से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।